नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम निरंतर न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर प्यारे साथियों ये 25 है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर मजबूत होंगे और आपके लिए एग्जाम के व्यू से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चनों का हम आगाज करते हैं और आज का रहा पहला नंबर ये क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन में है कि एक श्रेणी आरसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम है तो इसकी प्रतिबाधा क्या होगी। रजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 5 ओम दिया गया है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं एक्ससी बोलते हैं 12 ओम दिया है और रजिस्टेंस आर का मान 5 दिया है। इम्पीडेंस जेड का मान पूछा गया है। तो ये अगर सर्किट कहा जाए तो ये आरसी सर्किट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें रजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्लूड है और सीरीज में है, इसीलिए इसे हम आरसी सीरीज सर्किट कहेंगे। अब इसका फार्मूला जो होगा इम्पीडेंस निकालने के लिए वो Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे Z देखिए कैलकुलेट करना है और रजिस्टेंस आर का मान दिया है 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 144 और 25 जोड़ेंगे आप तो 169 होगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी Z का मान कितना आया 13 आया और Z भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसका भी मात्रक ओम होता है, इसलिए आंसर जो होगा 13 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि आरसी सर्किट का यदि टाइम कांस्टेंट पूछे तो टाउ इक्वल टू आरसी होता है। आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट पूछे तो टाउ इक्वल टू एल बाई आर होता है और आरएलसी सीरीज का पूछे टाइम कांस्टेंट कितना होता है तो 2L अपान आर होता है। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर कि 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाली चोक क्वाइल का प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सल का मान क्या होगा। प्रेरकीय प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल का मान क्या होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्यारे साथियों दिया है 100 हर्ट्ज और एल का जो मान दिया है वो 2 हेनरी दिया है, एक्सल का मान पूछा गया है। तो एक्सल का फार्मूला जो होता है एक्सल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। अब यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे दिया है 100 इंटू एल का मान दिया है 2। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये 0 से 2 जीरो मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 में इस 314 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 में करेंगे 16, कैरी हो जाएगा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, 1256 हो जाएगा। चूंकि एक्सल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और यह भी इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है तो इसका भी मात्रक ओम हो जाएगा। 1256 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें है कि एक आवृत्ति जिस पर एक्सल बराबर एक्ससी है तो यह कहलाएगा क्या। कहने का मतलब है कि एक्सल बराबर एक्ससी हो, इसी को हम VL बराबर VC भी लिख सकते हैं और इसी को Z बराबर R भी लिखते हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाली जो सर्किट होती है इसे हम अनुनाद
आवृत्ति कहते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा देखने को मिलता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए और इसी इंडक्टिव का वोल्टेज कैपेसिटिव के वोल्टेज के बराबर हो जाए और टोटल इम्पीडेंस मतलब इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए। तो ये अनुनाद फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है वो FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये जो होता है ये अनुनाद फ्रीक्वेंसी पर कंडीशंस ये होते हैं। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट वो क्वेश्चन है कि अनुनाद फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर क्या होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसे हम अनुनाद आवृत्ति भी कहते हैं, इस पर पावर फैक्टर इकाई होता है, 1 होता है और इसका ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला रहा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी अनुनाद फ्रीक्वेंसी, इसे हम अंग्रेजी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसका पावर फैक्टर रेजोनेंस का जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछा जाता है, आंसर करेंगे एक। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी यूपीपीसीएल TG2 पे आया हुआ क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए डॉट डॉट बल्बों की जरूरत होगी। अगर कह रहा है कि 240 वोल्ट पर सप्लाई है वोल्टेज और 6 वोल्ट के बल्ब काम कर रहे हैं, मतलब 1 वोल्ट का 6 वोल्ट है, तो इसमें और कितने बल्ब लगाए जाएंगे, तो बल्ब की संख्या बतानी है। तो बल्ब की संख्या इक्वल टू होता है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज बटा एक बल्ब की वोल्टेज, एक बल्ब की वोल्टेज प्लस फिर सप्लाई वोल्टेज बटा एक बल्ब की वोल्टेज का 5%, ये होता है तरीका। अब यहाँ से देखिए सप्लाई वोल्टेज क्या है 240 है, अपन एक बल्ब की वोल्टेज कितना है 6 है, प्लस फिर इसी को एक बार लिखेंगे 240 अपान 6 का 5% निकाल के इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 5% हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए 6 चौका 24, तो यहाँ पे हो गया 40। अब देखिए 6 चौका 24, यहाँ भी 40 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 5 और 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, फिर ये 0 से ये 0 मार दिया जाएगा, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 40। तो 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42, यानी हमको 42 बल्ब लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला प्यारे साथियों जरूर याद रखिएगा कि बल्ब की संख्या इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज प्लस सप्लाई वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज का 5%। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की एक डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा आर्मेचर धारा 40 एम्पियर हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें। ईबी का मान पूछा गया है, बैक ईएमएफ। यहाँ पे वीटी टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट दिया गया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए का मान जो है वह 0.5 ओम दिया गया है और आर्मेचर करंट IR का मान 40 एम्पियर दिया गया है, बैक ईएमएफ बताना है। टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जनरेटर का फार्मूला होता क्या है प्यारे साथियों, तो V इक्वल टू EB माइनस IARA होता है। ये जनरेटर के केस में है, जब यही मोटर में बनता है ना तो यहाँ पे प्लस ले लिया जाता है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 220 ऐसा, इसके बाद EB हमें कैलकुलेट करना है माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 0.5 और आर्मेचर करंट 40 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 220 इक्वल टू EB माइनस, अब देखिए 5 से इसमें गुणा कीजिए तो 0, आप 5 चौका 20 और एक अंक के बाद दशमलव 0.5 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा। तो ये माइनस 20 है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 220 प्लस इधर ये आएगा
तो प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू ईबी हो जाएगा। तो ईबी का मान कितना हुआ, 220 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट। यानी बैक ईएमएफ का मान कितना है, 240 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 240 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ हो तो आर्मेचर धारा कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट दिया गया है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 दिया गया है और यहाँ पे 215 ईबी बैक ईएमएफ है। तो फिर आर्मेचर करंट आई आर का मान कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये आई आर का मान आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पे मोटर है, तो मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जो इक्वेशन होगा वो V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। क्लियर। यही जनरेटर के केस में माइनस हो जाता था, चूंकि यहाँ मोटर है तो यहाँ हम प्लस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 220 इक्वल टू ईबी का मान बैक ईएमएफ दिया गया है 215 प्लस आर्मेचर करंट हमें कैलकुलेट करना है और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.2 है। अब क्या करेंगे कि ये देखिए 220 और ये 215 इधर करेंगे तो माइनस 215 हो जाएगा इक्वल टू आई ए इंटू 0.2 हो जाएगा। 215 में से 220 में से 215 माइनस जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल टू आई ए इंटू 0.2। अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आई ए आर्मेचर करंट इक्वल टू 5/0.2 कर देंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 कर देंगे और 2 से भाग देंगे 50 में तो ये हो जाएगा 25। यानी आर्मेचर करंट का मान कितना आएगा, 25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्यारे साथियों 25 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाली आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज की बात किया जाए तो 120 वोल्ट दिया गया है और ईबी का मान जो है वो 110 वोल्ट दिया गया है और आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है आर ए का मान 0.5 ओम दिया गया है। आर्मेचर करंट आई आर ए का मान कैलकुलेट करना है। तो फिर ये मोटर है तो मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो V इक्वल टू ई बी प्लस करेंगे, क्योंकि मोटर है आई ए आर ए कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 120 वोल्ट इक्वल टू बैक ईएमएफ यहाँ पे 110 वोल्ट दिया गया है प्लस आर्मेचर करंट हमें कैलकुलेट करना है और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 दिया गया है। अब ये जो है 110 है इधर करेंगे तो माइनस होगा, यानी 120 माइनस 110 हो जाएगा इक्वल टू आई ए इंटू 0.5। अब क्या करेंगे कि 110 में से 120 में से 110 माइनस जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इक्वल टू आई ए इंटू 0.5। अब ये आई ए यहाँ से निकालेंगे तो आई ए इक्वल टू 10 अपान ये भाग में चला जाएगा ना पॉइंट वाला, तो ये 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट एक अंक के बाद हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, अपान दूनी का 10 और ये 0 कितना हो गया, 20 हो गया। यानी आर्मेचर करंट का मान कितना होगा प्यारे साथियों, 20 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट और ईबी यानी बैक ईएमएफ
200 वोल्ट हो तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, जबकि आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। फिर ये मोटर का क्वेश्चन है, तो मोटर में हम टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन लिखेंगे, तो V इक्वल टू EB प्लस IA RA हो जाएगा। सिर्फ इस इक्वेशन में मोटर और जनरेटर में अंतर होता है प्यारे साथियों, इस बात का कि यहाँ पे अगर मोटर है तो प्लस होता है, अगर यही जनरेटर रहता तो यहाँ पे माइनस होता, सिर्फ यही अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिए VT टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट इक्वल टू बैक EMF EB का जो मान है वो 200 वोल्ट दिया गया है, प्लस आर्मेचर करंट कैलकुलेट करना है इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे कि 230 में से ये 200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 230 माइनस 200 इक्वल टू आर्मेचर करंट इंटू 0.5। अब देखिए 230 में से 200 माइनस होगा तो 30 हो जाएगा इक्वल टू IA इंटू 0.5। तो हम यहाँ से आर्मेचर करंट जब निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर करंट इक्वल टू 30, और ये देखिए आर्मेचर करंट के साथ 0.5 का गुणा है तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा तो बटा 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे एक अंक के बाद है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अब जीरो होगा तो ऊपर 300 हो गया, अब 5 से कटाइए, 5 छक्का 30 और एक जीरो, तो कितना हो गया, 60 हो गया। यानी आर्मेचर करंट का मान कितना आया प्यारे साथियों, 60 एम्पियर आया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 60 एम्पियर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध यानी R का मान 40 ओम दिया गया है। एक्सल यानी इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसका मान जो है 90 ओम दिया गया है। और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 60 ओम दिया गया है। यदि यह सभी श्रेणी में हो तो फिर इसकी प्रतिबाधा Z का मान बताना है। ये जो सर्किट है RLC सीरीज सर्किट है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 40 ओम दिया गया है, एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस 90 ओम दिया गया है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस 60 ओम दिया गया है। Z का मान बताना है। तो RLC सीरीज सर्किट का जो फार्मूला बनता है इम्पीडेंस के रूप में वो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बन जाता है। अब यहीं पे हम मान पुट करेंगे तो R का मान देखिए 40 दिया है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस XL का मान जो है 90 है, माइनस XC का मान 60 है का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हल करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, प्लस 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और 30 का वर्ग जो होगा 900 हो जाएगा। अब इक्वल टू अंडर रूट, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, पर डबल जीरो हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल प्यारे साथियों आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, और डबल जीरो है तो एक बार हर जीरो आ जाएगा। तो Z का मान कितना आएगा, 50 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 50 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये आपको क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है 10 नंबर की, स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। देखिए स्टार और डेल्टा में कंडीशंस होती है, हम वो दोनों कंडीशंस को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर स्टार के केस है, अगर स्टार का कंडीशन है तो इसमें होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है। इसके बाद करंट जो होती है स्टार में, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। लेकिन
अगर इसमें पावर की बात किया जाए तो देखिए स्टार और डेल्टा में फेज और लाइन दोनों के टर्म में पावर सेम ही होता है। तो अगर लाइन के टर्म में पावर देखें स्टार में तो √3 VL IL cos फाई हो जाएगा। अगर यही चीज फेज के रूप में पावर हम देखें तो हो जाएगा 3 VPH IPH cos फाई हो जाएगा। और पीएच लिखने का मतलब है कि वो फेज को इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को आप समझिएगा। VPH यानी फेज वोल्टेज और VPH यानी लाइन फेज करंट, हाँ सॉरी फेज करंट, क्लियर। और यहाँ VL लिखे हैं तो ये लाइन वोल्टेज है, और यहाँ पे VIL लिखे हैं तो ये लाइन करंट है। ये तो रहा स्टार का। अब यहीं पे क्वेश्चन भी समझा दे रहे हैं आपको। देखिए स्टार कनेक्टेड है, 3 फेज का मामला भी है, और लाइन वोल्टेज जो है 415 है, यानी ये VL का मान 415 है। तो फेज वोल्टेज इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस मान में लाइन करंट में √3 से भाग दे देंगे। यानी हम यहाँ से बनाएंगे फार्मूला तो VPH इक्वल टू क्या बन जाएगा, VL अपान √3। अब VL देखिए कितना है तो 415 है अपान √3 करेंगे। जब 415 में √3 का भाग देंगे तो √3 का भाग यानी यहाँ पे √3 का मान रख देंगे 1.73 रख देंगे। अब इससे जब भाग देंगे ना तो भागफल जो आएगा वो 239.6 होगा। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 5 से ऊपर संख्या है तो इसको हम राउंड फिगर में 1 मान लेते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। तो 239 + 1 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो स्टार के केस में अगर लाइन दिया हो, लाइन वोल्टेज दिया हो तो फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका डेल्टा भी आप समझ लीजिए। डेल्टा में क्या होता है कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की बात किया जाए तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन लाइन करंट जो होती है वो √3 फेज करंट के बराबर होती है। ये कंडीशन जो है डेल्टा का है। अगर इसमें पावर की बात किया जाए लाइन के पद में तो √3 उसके बराबर स्टार के बराबर ही होगा, VL IL cos फाई हो जाएगा। अगर यही फेज के टर्म में कहें तो क्या हो गया, 3 VPH IPH cos फाई हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सब शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकें। तो फिर इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को और बड़ा इसका सेशन किया जा सके। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आपका एक एक लाइक्स, एक एक कमेंट्स और एक एक स्टूडेंट का शेयर हमें ज़रूर मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाने के लिए। तो चलिए आप सबसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में सभी स्टूडेंट मिल करके चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।